नमस्कार। गणित शिक्षण विधि के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड के बारे में। निगमन विधि के अर्थ को सबसे पहले समझेंगे। निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम लिखाया जाता है या सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थों की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। डिडक्टिव टीचिंग सिक्योर्स फर्स्ट द लर्निंग ऑफ द डेफिनेशन और लॉ और रूल, then carefully explains its meaning and lastly illustrate it fully by appeal to facts। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि निगमन विधि में पहले परिभाषा या सामान्य नियम बता दिया जाता है और फिर प्रयोग, अवलोकन आदि की सहायता से उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि पहले भी हमने आगमन विधि में उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि विज्ञान के विषय के हिसाब से छात्रों को पहले यह सामान्य नियम बता दिया जाता है कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। उसके बाद विभिन्न वस्तुओं का भार वायु और जल में लेकर यह सिद्ध किया जाता है कि यह नियम सत्य है। इसी प्रकार यदि हम गणित की बात करें तो अंकगणित की एक विषय या टॉपिक हम ब्याज को लेते हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स को या छात्रों को ब्याज निकालना बताया जाए कक्षा कक्ष में। इसको समझाने के लिए हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं एक उदाहरण, जिसमें ब्याज संबंधी एक प्रश्न हल करने के लिए विद्यार्थियों को दिया जाता है। प्रश्न है 500 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज या इंटरेस्ट ज्ञात करो। सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए हम ब्याज निकालने का सूत्र विद्यार्थियों को बताते हैं या फॉर्मूला पहले बता दिया जाता है या लिख दिया जाता है। और फॉर्मूला यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा प्रतिशत दर गुणा समय बट्टे 100। ये बता दिए जाने के बाद हम इस सूत्र में का प्रयोग करके ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो प्रश्न अभी दिया गया था उसमें मूलधन 500 रुपये है, ब्याज की प्रतिशत दर 5% है और जो समय सीमा है वो 4 ईयर या 4 वर्ष की है। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 500 गुणा 5 गुणा 4 बट्टे 100, यानी कि 500 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। और इस हिसाब से जो इंटरेस्ट या ब्याज निकल कर आया वो आया 100 रुपये। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने निगमन विधि के तहत फॉर्मूला या सूत्र पहले बता दिया और उसके आधार पर फिर प्रश्न हल करने बताए गए। निगमन विधि के जो पद हैं, विभिन्न स्टेप हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नियम या परिभाषा छात्रों को के समक्ष रखी जाती है या उन्हें उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, परिभाषा को या नियम को, रूल और डेफिनेशन को। उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रयोग या उदाहरण, एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल दिया जाता है। नियम या परिभाषा को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उदाहरण दिए जाते हैं। उसके बाद आता है निष्कर्ष या कंक्लूजन, जिसमें प्रयोग या उदाहरण के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और फोर्थ स्टेप या लास्ट स्टेप है परीक्षण या वेरिफिकेशन। छात्रों के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किया गया है, जो कंक्लूजन निकला है, उस निष्कर्ष का परीक्षण किया जाता है जिससे कि ये जांचा जा सके कि वह सही है या नहीं है। निगमन विधि के गुण या मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। यह विधि
ज्ञान को तीव्र गति से प्रदान करती है, क्योंकि बालक सामान्य नियम को जानने के बाद थोड़े से उदाहरणों से उसकी सत्यता की जांच कर सकता है। दूसरा, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए बहुत अच्छी या उपयोगी मानी गई है, क्योंकि उसमें अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता विद्यार्थियों में आ चुकी होती है। तीसरा, यह विधि शिक्षक के कार्य को बहुत सरल बना देती है, क्योंकि उसे अपने कथन का प्रमाण नहीं देना पड़ता है। चौथा, यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत के सत्य की जांच करने के लिए बहुत लाभप्रद है। और पांचवां, इस विधि को शिक्षण के लिए प्रयोग करने से छात्रों के समय में बहुत अधिक बचत होती है, टाइम बहुत बच जाता है विद्यार्थियों का, क्योंकि विभिन्न उदाहरणों के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको पहले ही नियम, सामान्य नियम या परिभाषा बता दी जाती है और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करना होता है। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं, निगमन विधि के डीमेरिट्स हैं, उनको भी हम बातचीत करते हैं कि यह विधि बालक की तर्क और विचार विमर्श करने की शक्ति का विकास नहीं करती है, क्योंकि यह किसी नियम या सिद्धांत को बिना परीक्षण के उसे बता देती है। दूसरा, यह विधि बालक में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह सामान्य नियमों या सिद्धांतों को बिना समझे हुए कंठस्थ करने का प्रयास करता है। तीसरा, यह विधि बालक को जो ज्ञान प्रदान करती है वह अपूर्ण और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह उसे अपने स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करता है। इसके अलावा यह विधि बालक की रुचि और जिज्ञासा की अवहेलना करती है, क्योंकि उसमें नए तथ्यों का या सामान्य सिद्धांतों को की खोज करने की जो आशा है उससे नहीं की जाती है। पांचवा है, यह विधि बालक को सूझबूझ वाला और साधन संपन्न नहीं बनाती है, क्योंकि वह नए तथ्यों की खोज में कोई योगदान नहीं करता है। यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ने के कारण अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि किसी नियम या सिद्धांत की खोज करने में सहायता नहीं करती है। इस प्रकार से इसमें कई गुण और दोष हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बड़ी कक्षाओं के या अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए यह विधि अच्छी है, उनका समय बचता है और कम समय में वो अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कम आयु के विद्यार्थी हैं उनके लिए इसे उपयुक्त नहीं समझा जाता है।